आउटपुट्स वगैरह स्टोर होते हैं। ठीक है। हुज़ैफा आप बताएं, इन्होंने ठीक बताया फजल ने जी। रैम और राम के बारे में। आपको आइडिया है ना इसके बारे में? जी जी। रोम का पर्पस क्या है हुज़ैफा? कॉम में वो सारी फाइल स्टोर होती हैं जो परमानेंट होती हैं। नहीं, रोम क्यों जरूरत क्या है रोम में सिस्टम के अंदर? इसका बेसिक पर्पस क्या है, कुछ आइडिया है? अ, नहीं। अगर रोम ना हो तो क्या होगा? आगे आप बताएं। फाइल्स कहाँ स्टोर होंगी फिर? नहीं, इनमें कोई फाइल नहीं होती। पहली बात, आप फिर कोई फाइल स्टोर ही नहीं कर सकते क्योंकि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। हार्ड फाइल हमेशा हार्ड डिस्क में होती है, याद रखिएगा। फाइल कहाँ होती है? हार्ड डिस्क। डिस्क में, हाँ। क्योंकि यहीं पे स्टोर होती है ना, यहीं पे। आगे आप बताएं, रोम का बेसिक पर्पस क्या है? BIOS और startup instructions, how the hardware हाँ, communicates with the software. बिल्कुल। बायोस वो इंस्ट्रक्शन है जो मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है वो रोम चिप के अंदर स्टोर करके रख दी जाती है, क्योंकि यहीं से उनको एक्सेस किया जाता है। और आपने बूटअप पढ़ा होगा, स्टार्टअप। सिस्टम स्टार्ट कैसे होगा? अगर ये बायोस काम नहीं करेगी तो इसका मतलब सिस्टम आपका बूट नहीं करेगा। वो जो अक्सर आपने मोबाइल में देखा ना, मोबाइल हैंग हो जाता है। तो वो आप जब जाते हैं हार्डवेयर वाले के पास तो वो बेसिकली रोम को रिफ्रेश कर देता है। तो आपका मोबाइल काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका बूटअप काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वो हैंग हो जाता है वो। तो बूटअप होने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर होता है। वो जब तक रैम में ट्रांसफर नहीं होगा आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। यही प्रॉब्लम मोबाइल के अंदर होता है। वो सिंपली आपको कहता है, आपसे हज़ारों रुपए भी ले लेगा कि भाई अगर तुमने अपना मोबाइल का डाटा भी रिस्टोर करना है और फंक्शनल भी करना है तो इतने इतने हज़ार आपको देने पड़ेंगे। पर बाइट को चार्ज करता है, पर फाइल को चार्ज करता है। लेकिन अगर वो आप कहते हैं नहीं मुझे डेटा नहीं चाहिए, तो फिर चंद 500, तीन तीन 400 500 में वो आपको रीबूट करके दे देगा, यानी रिफ्रेश करके दे देगा। रिफ्रेश करने का मतलब रॉम को रीराइट कर देगा। ठीक है। वो आप रीराइट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद इक्विपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको वो रीराइट कर देता है। ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी आपको आइडिया है, पहले ही ओ लेवल्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं। रैम सबसे पहले रैम, फिर है रोम। और रैम के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं। एक हमने यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ठीक है। रैम और रोम दो कैटेगरी है। तो रैम के अंदर एस रैम होती है और डी रैम होती है। और हम रोम की बात करें तो इसमें प्रोम होती है और ईपी रोम होती है और डबल ईपी रोम होती है। जी उजाफा, आप बताएं एस रैम और डी रैम में क्या फ़र्क होता है? ये आपने ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है। सर एस रैम ऐसी ज्यादा वो होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? बहुत मशहूर नाम है इसका। इस एस रैम का एक बहुत मशहूर नाम है। हम स्टैटिक। एस, हाँ नहीं, स्टैटिक तो है। हम एस रैम तो बहुत कम लोगों को पता है ना एस रैम क्या होती है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है जो सबको पता है। अच्छा। हम्म। और ये एग्जिस्ट कहाँ कर रही होती है? ये पता है आपको एस रैम और डी रैम कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही होती है? फिर कैश में। नहीं नहीं, आपसे नहीं एस रैम पूछा। तो कैश में थे। नहीं नहीं, सबर कर जाओ ना। उजैफा से मैं पूछा है पूछना था मैंने। बस ऐसे हाँ, ऐसे ही। उजैफा से पूछ। एस रैम एस रैम का नहीं मशहूर पता। नाम है, अभी फजल ने बताया। कैशे सुना है आपने? जी जी वो सुना। तो वही तो एस रैम होती है। मैं आपसे कह रहा था ना, एस रैम बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन कैशे के बारे में सबको पता है। तो एस रैम जी। का जो जेनेरिक नेम है ना, जो सबको पता है, वो है कैशे, कैशे मेमोरी। क्या आपको पता है ये कहाँ एग्जिस्ट करती है सिस्टम के अंदर? रैम में। नहीं, ये रैम में एग्जिस्ट नहीं करती, ये रैम से अलग होती है, पता है आपको? नहीं। ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम। क्यों, उसकी वजह क्या है? ये अगर मैं कहूँ कि ये सीपीयू है, ठीक है, जी। तो हार्दिक आप बताएंगे एस रैम कहाँ एग्जिस्ट करती है? CPU. सीपीयू के कहाँ? देखें, ये आपका सीपीयू है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज सीयू और एएलयू।
सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है, सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है। ये ये होती है कैशे, और ये होती है रैम। ठीक है, तो कैशे मेमोरी एग्जिस्ट बिटवीन रैम एंड सीपीयू, पहली बात। ठीक है, और रैम कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क के साथ या एसएसडी के साथ। ये मेमोरी स्ट्रक्चर है। तो सीपीयू हमेशा सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन गेट करेगा वो कैशे से करेगा। ठीक है, आपकी जितनी इनपुट डिवाइस होती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये कनेक्ट होती हैं रैम के साथ। इनपुट डिवाइस से डेटा रैम में जाएगा। रैम में क्यों जाएगा, कोई बताएगा डेटा रैम में क्यों जाता है? फजल आप बताएं, डेटा रैम में क्यों जाता है? सर ताकि वो प्रोसेस हो सके, जो करंट प्रोग्राम चल रहा होता है और सारी जो इनपुट सब देता है वो रैम के अंदर ही प्रोसेस बिल्कुल होता ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा मतलब वैलिड आंसर नहीं है, मतलब मेरा रेलिवेंट आंसर नहीं कह सकते कि रैम में डेटा क्यों जाता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जो पॉइंट मुझे चाहिए वो नहीं मिला मुझे। हम जो डेटा फीड करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस, वो रैम में ही क्यों जाता है, कुछ आइडिया है किसी को? है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है। ना ना ना, हम मैं रैम का फंक्शन नहीं पूछ रहा, मतलब रैम के फीचर नहीं पूछ रहा। मैं वो डाटा फीड करने की बात कर रहा हूँ, वो डाटा टेम्परेरी होता है, उसके बाद दोबारा नए इनपुट देने होते हैं। भाई ये पूछ सर रहा ज्यादा हूँ। जल्दी के नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, डेटा रैम में क्यों जाता है, बस ये बताएं। रैम की रैम ज्यादा कैपेसिटी तेज ज़्यादा होती है। होती है रैम और ज्यादा स्पीड तेज ज़्यादा होती होती है। एक सेकेंड, हाजिर आप कुछ बता रहे हैं? है। It has a fast bandwidth and larger storage compared to cache. नहीं, वो भी जिस वो भी स्टोरेज तो नहीं ठीक, होता। वो भी ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम आपका डेटा रैम में जाता क्यों है? एक तो बात ठीक है कि सीपीयू वहीं से एक्सेस करेगा, लेकिन वो तो कैशे से भी एक्सेस कर रहे हैं ना। आपका डेटा कैशे में क्यों नहीं जा रहा, सबसे पहले रैम में क्यों जा रहा? आइडिया है? ये बात आपको पहले बता चुका हूं मैं कैश कि में ही ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, वो स्टोरेज का भी मसला ही नहीं है, वो तो अलग सिनेरियो है। अभी मसला ये है कि डेटा, वाई योर डेटा गो इनटू रैम। हुज़ैफा आपको आइडिया है? सर वही ज्यादा जल्दी प्रोसेस करने के लिए। नहीं, वो तो करेगा ना, प्रोसेसर वही से पिक करेगा, वो तो सबको पता है। रैम में क्यों जा रहा है, फिर वही बात कि रैम में ही क्यों जा रहा है। आपका डेटा हार्ड डिस्क में क्यों नहीं जाता है, पता है आपको? जब आप डेटा फीड कर रहे होते हैं, आपका डेटा हार्ड डिस्क में क्यों नहीं जाता है? नहीं, नहीं पता? एनी आइडिया? नहीं। पता सबको सर है, लेकिन फास्टेस्ट नहीं नहीं फास्टर नहीं 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 नहीं, वो प्रोसेस स्पीड नहीं। ओ भाई, वो रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं है, वो एक अलग रीजन है। मतलब जो मैं बेसिक रीजन पता करना चाह रहा हूँ वो ये है। अच्छा, ये बताएं, जो आपके एप्लीकेशन, वॉलेटाइल होती है। वो उसका फीचर है, वो उसका फीचर है। आप सर मुझे सिर्फ, टेम्पररी है। वो भी फीचर है। प्राइमरी मेमोरी होती है। देखें, अब मुझे कोई बताएगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वर्ड होता है, ये कहाँ इंस्टॉल होता है? हार्ड डिस्क में। और ओपन कहाँ होता है? रैम में। बस यही तो पूछना चाह रहा था। जब तक कोई सॉफ्टवेयर रैम में ओपन नहीं होगा, आप, तो जब भी तो आप डेटा फीड करते हो रैम में जाएगा ना, क्योंकि आप कोई भी डेटा विदाउट एप्लीकेशन ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। अच्छा सही। अभी मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है ना, ये इंस्टॉल कहाँ जी। पे? हार्ड हार्ड डिस्क में। डिस्क में। और ओपन कहाँ पे? रैम। रैम। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये सब कहाँ जा रहा है, रैम में जा रहा है। रैम। अगर मैं इसको ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ तो फिर कहाँ जाएगा डेटा? लॉस्ट हो जाएगा। अगर सेव अ- नहीं करते तो हाँ। अगर सेव नहीं करते तो ये डेटा लॉस हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं रैम इज अ वोलाटाइल। और दूसरी बात, रैम में हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, यानी वहां पे मौजूद रहेगा। क्यों? आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं,
और ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक रैम में ट्रांसफर नहीं होगा आपको सिस्टम का एक्सेस भी नहीं मिलेगा, और मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो रैम में ही जाएंगी क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ मौजूद है। ठीक है, तो रैम में तीन चीज़ें होती हैं, याद रखें, करंट डेटा, करंट इंस्ट्रक्शन और करंट प्रोग्राम। ठीक है, करंट डेटा, करंट इंस्ट्रक्शन और करंट प्रोग्राम। तो करंट प्रोग्राम का मतलब जो भी आप चाहे अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो ब्राउज़र ब्राउज़र भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो भी जब तक रैम में ओपन नहीं होगा आप कोई डेटा फीड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए रैम में जाता है कि सारी एप्लीकेशन रैम में ओपन होती है, वहां से रैम में जाता है, रैम से कैशे में जाएगा, कैशे से सीपीयू की तरफ जाएगा। सीपीयू की पहली ट्राई होती है कि वो कैशे से इंस्ट्रक्शन पिक करे। कोई भी एप्लीकेशन कैशे में नहीं होती है, कैशे में सिर्फ इंस्ट्रक्शन जाती हैं या मोस्ट यूजेबल डेटा जाएगा। ये देखें, सीपीयू डायरेक्टली रैम से भी कनेक्ट है, और आपका आउटपुट डिवाइस में भी डेटा शो होगा वो रैम से ही शो होगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हमेशा तो जो रैम जो है ना वो ओवरलोडेड होती है, इसीलिए 8 GB वाली भी कम पड़ जाती है, 16 GB वाली भी कम पड़ जाती है। तो हमें इसको एवरी टाइम इंक्रीज करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस। अच्छा, जी। अब रॉम के अंदर ये तीन कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब तक शुरू में सिर्फ रॉम होती थी, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि हार्डवेयर की जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो एक ही दफ़ा स्टोर की जाती थी, एक ही दफ़ा राइट होती थी। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि अगर रॉम बर्न हो जाए या अगर इसके अंदर अपडेशन रिक्वायर्ड है तो वो आप नहीं कर सकते थे, आपको पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता था। फिर इसका सोल्यूशन प्रॉम निकाला, पी रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि अब आप वंस अगर बर्न हो जाए रॉम तो वंस आप राइट करवा सकते हैं या वंस अपडेट कर सकते हैं। अब जाहिर है ये भी एक लिमिटेशन थी, इसको सोल्यूशन, फिर इसका सॉल्व सोल्यूशन क्या है, ईपी रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अब इसमें अब आप मैनी टाइम अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज़ करते हुए डेटा को राइट कर सकते थे, बट बीइंग अ यूज़र आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हार्डवेयर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता था। अब सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन आया वो डबल ईपी रॉम आया है, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए डेटा रीड और राइट कर सकते थे, और इसको नाम दिया फ्लैश मेमोरी। पहले ये सिर्फ रोम चिप के लिए बनाया गया था, बाद में इसी की बेसिस पे इसको हमने, आपके जितने एसएसडी टेक्नोलॉजी इसी पे आ गई, एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये जितने मेमोरी कार्ड आए, ठीक है, वो सब डबल ईपी रोम की टेक्नोलॉजी पे यूज़ हो रहे हैं। इस शुरू में सिर्फ रोम के लिए बनाया गया था, इंटरनल के लिए, लेकिन बाद में इसको एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, इसी वजह से एसएसडी सामने आ गई, प्योर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कहने हैं आप। और एसएसडी आजकल आपको हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो ये रैम के फीचर हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर कैपेसिटर होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, और ये रैम है, इसको हम डी रैम भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं, DDR1, DDR2, 3, 4। ये एस रैम है, कैशे। तो कैशे जो है ये स्टोरेज वाइज लेसर होती है रैम से, लेकिन स्पीड वाइज बहुत ज़्यादा स्पीडियर होती है। ठीक है, अब आप देखें इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एस रैम की स्पीड है 25 नैनो सेकेंड, और डी रैम यानी आपकी जो नॉर्मल रैम होती है उसकी स्पीड है 60 नैनो सेकेंड। तो इसीलिए एस रैम फास्टर होती है। प्रोसेसर सबसे पहले प्रेफर करता है कि डेटा या इंस्ट्रक्शन एस रैम से पिक करे, फिर वो रैम की तरफ जाता है अगर वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो रैम कंपैटिबल नहीं होती है, रैम ओवरलोडेड होती है, यूज़र बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन करके बैठा होता है, तो प्रोसेसर को जगह नहीं मिलती उसको डेटा स्टोर करने के लिए, यानी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो वो अपना डेटा या रिजल्ट जो भी है एस रैम में डाल देता है, एस रैम से रैम में चला जाता है, और फिर वहाँ अगर आप सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में जाएगा, वरना वहाँ से लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। ये कंपैरिजन है जो ये हमने कल किया था ना। ठीक, यस। ये एस रैम का और डी रैम का कंपैरिजन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, और बस आपको गो थ्रू करना है क्विकली। यू हैव 1 मिनट टू गो थ्रू। जी हुज़ैफा, आपको समझ में आ रहा है रैम का और एस रैम का? जी आ रहा है जी। ये क्योंकि मैं ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा, ऑलरेडी आपने ओ लेवल में भी किया होगा और कल हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी। जी जी। ठीक है, ये है की करेक्टर रीड ओनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट मेमोरी है, प्राइमरी यूजेस क्या है,
स्टोर एसेंशियल डेटा नीडिंग ड्यूरिंग स्टार्टअप, ये है बूटअप। यानी अगर आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए भी प्रोग्राम चाहिए, वो स्टोर होता है रॉम के अंदर। इसलिए हम इसको बायोस भी कहते हैं, फर्मवेयर भी कहते हैं। और किसी भी ऑर्डर में डेटा एक्सेस किया जा सकता है, तो रैंडम एक्सेस। ये रैम और रॉम के वो दिए हुए कंपैरिजन, जस्ट गो थ्रू इन 1 मिनट। ये है प्रॉम और ईपी रॉम, ठीक है। उसके फीचर दिए हुए। पर्पस वही है, टू स्टोर सिस्टम रिलेटेड डेटा। बेनिफिट ये है कि प्रॉम में वंस प्रोग्रामिंग करवाई जा सकती है, ईपी रॉम में मैनी टाइम हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज़ करते हुए, ठीक है, मैनी टाइम राइट करवा सकते हैं। यानी अपनी मर्जी के गेम भी हम इसके अंदर उसकी उससे गेम से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग है वो करवा सकते हैं। न्यू गेमिंग कंसोल की बात बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये एम्बेडेड सिस्टम, ये एम्बेडेड सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 5 या 6 के अंदर है मेरे ख्याल। जी। ठीक है ना। तो इसका पर्पस आपको पता होगा कि ये सिंगल टास्क होता है, ठीक है, वन टास्क एट अ टाइम परफॉर्म करेगा। बेस्ट एग्जांपल है ओवन, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, गेम, कार सिस्टम। बल्कि एम्बेडेड सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, मुझे याद है ओ लेवल्स के अंदर काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। जी। जी। तो ये सिंगल टास्क होता है। तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक ही जगह पे गैदर कर दिया जाए, और जिस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया वही उससे वहाँ पे टास्क को परफॉर्म कर लिया जाए। जैसे कुकर का एग्जांपल दी हुई है, रेफ्रिजरेटर की दी हुई है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की दी हुई है। तो जहाँ पे काम, किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाना हो वहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन कर दिया जाता है, ताकि यूज़र इन्वॉल्वमेंट कोई ना हो, बहुत मिनिमम होगी, यूज़र इन्वॉल्वमेंट बहुत मिनिमम होगी। ये प्रॉस एंड कॉन्स हैं एम्बेडेड सिस्टम के। ओके, ये है की करेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी और डीवीडी, ये सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ये भी हम कल कर चुके हैं। मेन फीचर नॉन वॉलेटाइल है, नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बैकअप पर्पज के लिए आप यूज़ करते हैं। नीचे कैटेगरी दी हुई, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अच्छा है, तो जैसा आपको फ्रेगमेंटेशन और डी फ्रेगमेंटेशन के बारे में आइडिया है? नहीं। नहीं। अच्छा, एक सेकेंड। ये देखो, ये आपकी जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो कॉम्बिन उसमें डिस्क प्लेट होती हैं, और डिस्क प्लेट को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ट्रैक्स। ये जो सर्किल है ना, ये नंबर ऑफ ट्रैक्स है। और ट्रैक फर्दर डिवाइड हो जाता है सेक्टर के अंदर, ये जो पाई शेप नजर आ रही है। तो आपका जो डेटा स्टोर होता है ना, वो सेक्टर में स्टोर होता है। अब जब हम फाइल पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल को डिफरेंट सेक्टर में स्टोर करता है, तो वो डिफरेंट ट्रैक पर डिफरेंट सेक्टर होंगे। तो इसका मतलब आपकी फाइल फ्रेगमेंटेड हो गई है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है आपकी फाइल स्प्रेड हो गई डिफरेंट सेक्टर के अंदर, डिफरेंट ट्रैक्स के अंदर। तो जब वो रीड करने जाएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या कर देते हैं, एक प्रोसेस चलाते हैं डी फ्रेगमेंटेशन। ये पूरा एक सॉफ्टवेयर भी आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी फैसिलिटी होती है।
तो हम डीफ्रेगमेंट करते हैं। डीफ्रेगमेंट का मतलब होता है जितने खाली सेक्टर होते हैं उनको रीअरेंज करके एक ही जगह पे हाउस कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर। ग्रुप ऑफ सेक्टर का एक ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम कहते हैं क्लस्टर, और क्लस्टर में फाइल को स्टोर करेंगे ताकि फास्टर वे में फाइल को एक्सेस किया जा सके। इससे क्या होता है, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जी। ये यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। अब ये है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी आपको पता है कि ये डे बाय डे, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है। स्विचेस, इसमें स्विचेस यूज होते हैं टू स्टोर द डेटा। इसमें कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता लाइक हार्ड डिस्क। ये भी आप मेरे ख्याल ओ लेवल पढ़ चुके होंगे। जी। जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्विकली इसको रिव्यू कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट है नो मूविंग पार्ट। डेटा स्टोरेज तो इसके अंदर होती है। नैंड और नॉर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ये नॉर चिप्स, ये ज़्यादा रिलायबल होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले में। लो लाइट वेट होती है। नो स्टार्टअप डिले है। हार्ड डिस्क को वो मोशन के लिए टाइम चाहिए होता है। लोअर पावर कंजम्पशन है। कूलर ऑपरेशन भी है इसके अंदर। ठीक है, जी। ये फर्दर फीचर दिए हुए हैं आपके एसएसडी से रिलेटेड, जस्ट क्विकली गो थ्रू कर लें। ये ऑप्टिकल है, सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रे। ठीक है, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी फर्दर जी। डिटेल दी हुई है। और ये इसमें पिट्स और बम्प्स, इसको लैंड भी कहते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ये ब्लू रे की डिटेल दी हुई है। अफजल, हमने कल कहाँ तक कर लिया था? ब्लू रे के बाद एंड कर दिया था। सर ख़त्म कर लिया था ये। ये लेजर प्रिंटर। हाँ, प्रिंटर साहब सर, मुझे तो कराया हुआ है आपने, लेकिन हाँ, अभी नहीं कराया है, इनको नहीं कराया। ठीक है। तो इसमें बेसिकली पाउडरिंग यूज होती है लेजर प्रिंटर के अंदर। और प्रिंटिंग मेथड इसमें दिया हुआ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस है। जी हाँ, जगह बताएं, आपको क्या समझ में आया प्रिंटर के अंदर, लेजर प्रिंटर के? स्टैटिक हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ठीक टेक्स्ट है, और इमेजेस बनते हैं। ओके। फजल आप बताएं कि कुछ और अ, फीचर भी दिए हैं। हाँ, ठीक है। इसकी वर्किंग बताऊँ? हाँ, इसकी ज़रा वर्किंग बताओ जरूर। ओके सर, सो बेसिकली सबसे पहले तो डाटा जो पीसी के अंदर होता है वो ड्राइव वो जो है इसको प्रिंटर को दिया जाता है। ठीक है। और जो है ड्राइव प्रिंटर जो है ना, वो ये इंश्योर करता है कि ये जो डाटा है जो ये करेक्ट फॉर्मेट में है, जो कि जो प्रिंटर समझ सकता है। अगर नहीं होता तो वो एरर शो कर देता है कोई। और उसके बाद फिर ये चेक करता है कि सारी यूटिलिटीज कंप्लीट हैं, जैसे इंक और जो है लेज़र सही है, और क्या पेपर है कि नहीं। और नहीं होता तो फिर वो एरर दे देता है। उसके बाद जो है ये जो डाटा होता है ये प्रिंटर की एक टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, जिसको हम प्रिंटर बफर कहते हैं। जो प्रिंटर ड्रम होता है ना, उसको एक हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और वो ड्रम जो है ना प्रिंटर के अंदर कॉन्स्टेंटली रोटेट करता है। जब वो रोटेट करता है ना, तो उसके ऊपर एक लेज़र बीम जो है ना शाइन की जाती है।
जो उसके ऊपर स्कैन करता है, जिसकी वजह से जो है ना उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना कुछ सर्टेन एरियाज में वो रिमूव हो जाता है। और जो है ना नेगेटिवली चार्ज एरियाज इतने लाइक जो नेगेटिवली चार्ज एरिया होते हैं ना वो उतना वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा होता है जैसी इमेज जो कि प्रिंट करनी होती है या फिर टेक्स्ट जो आपने प्रिंट करना होता है। ठीक है। तो ड्रम के ऊपर जो है ना फिर पॉजिटिवली चार्ज टोनर या जो पाउडर इंक होती है वो हम जो है लाइक वो लग जाती है उसके ऊपर। और जो है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होती है तो ये नेगेटिवली चार्ज एरियाज पे स्टिक कर जाती है। और फिर उसको जो है ड्रम के ऊपर से रोल करते हैं। उसके बाद जो उसको एक सेट ऑफ हीटेड रोलर्स होता है जिसके अंदर से उसको पास करते हैं, जिससे वो पाउडर इंक होती है ना वो मेल्ट हो जाती है और जो है ना पेपर के ऊपर चिपक जाती है, फिर वो बाहर आ जाता है। ठीक है जी उज़ैफा, आपको फजल ने जो बताया समझ में आया कि प्रिंटर कैसे काम है। करते हैं? ठीक है। जी जी। अच्छा, इसमें ये दिए हुए स्टेप्स, ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर में ये आपको मिसिंग आइटम दे सकता है। मतलब उसने या डिफरेंट ऑर्डर में दे सकता है और कहेगा कि इसका ऑर्डर मेंटेन करें। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये 1 to 11 जो ऑर्डर है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है। हाँ, अब जैसे यहाँ लिया हुआ है डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सेंड टू अ प्रिंटर ड्राइवर। जब आप प्रिंट जॉब भेज देते हैं तो आपका डेटा जो है प्रिंटर ड्राइवर को सेंड कर दिया जाता है। ये पहला स्टेप का पता होना चाहिए, ठीक है। अब प्रिंटर ड्राइवर क्या करता है? प्रिंटर ड्राइवर इंश्योर द डेटा इज इन अ फॉर्मेट द प्रिंटर कैन अंडरस्टैंड। तो ये उस बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको सेंड किया जाता है ताकि प्रिंटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर वो सीक्वेंस दिया हुआ है कि प्रिंटर ड्राइवर चेक द प्रिंटर स्टेटस, इज इट अवेलेबल, ऑफलाइन और आउट ऑफ इंक। अगर ये तीनों ओके हैं तो यानी ऑफलाइन भी नहीं है यानी ऑन है, और आउट ऑफ इंक भी नहीं है, तो फिर ये कह रहा है कि फिर इसको प्रिंट करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस डेटा सेंड टू प्रिंटर एंड स्टोर्ड इन अ टेम्परेरी मेमोरी कॉल्ड प्रिंटर बफर। बफर भी पढ़ते हैं, बुफर पढ़ते हैं, वट। ये टेम्परेरी मेमोरी एरिया होता है, हर डिवाइस के अंदर होता है जहाँ पे डेटा टेम्परेरी होल्ड किया जाता है। द प्रिंटिंग ड्रम इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। अभी जब फजल बता रहा था, अ लेजर स्कैन द ड्रम रिमूविंग द पॉजिटिव चार्ज इन एरियाज करस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट और इमेज। ये इसका इंटरनल प्रोसेस है कि वो कैसे प्रिंट कर रहा होता है। फिर ये दिया हुआ द ड्रम इज कोटेड विद पॉजिटिवली चार्ज टोनर, पाउडर इंक इस पर स्प्रेड की जाती है। द टोनर स्टिक्स ओनली टू द नेगेटिवली चार्ज एरिया ऑफ द ड्रम, ठीक है। और अ नेगेटिवली चार्ज शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड ओवर द ड्रम, और द टोनर फ्रॉम द ड्रम स्टिक टू द पेपर क्रिएटिंग अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेज। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पेपर इज रिमूव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टिकिंग टू द ड्रम। ये पूरा प्रोसेस जो अभी फजल ने बताया, ठीक है। The paper passes through a fuser heated roller which melt the toner, permanently fixing it to the paper। यानी इंक ड्रॉप कर रहा होता है पाउडर इंक को ऑन द पेपर। A discharge lamp remove all the electric charge from the drum, so making it easier for the next print, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप्स है ना, इस इन स्टेप्स को आपने एक दफ़ा मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि इसके स्टेप्स लिखने को नहीं बोलेगा, लेकिन वो 4 5 6 दे देगा, 4 5 वो कर देगा मिसिंग, या नंबरिंग कर देगा। इवन पूरा दे देगा, नंबरिंग करेगा, इसका सीक्वेंस सेट करें। ये समझ में आ गई बात? जी ठीक है। जी सर, मैं ज़रा 2 मिनट आया, ठीक है। अम्मा बुला रही हैं। ठीक है। हाजिर आपको समझ में आ गया? जी। अच्छा, इसी तरह ये फंक्शन दिया हुआ है इंक प्रिंटर का, उसके इंकजेट प्रिंटर का कंपोनेंट दिया हुआ है, प्रिंटिंग प्रोसेस दिया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली क्या दिया होता है? एक तो प्रिंट हेड होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कंसिस्ट ऑफ नोजल दैट स्प्रे इंक ड्रॉपलेट ऑन टू द पेपर टू फॉर्म करेक्टर। तो ये बेसिकली लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड मूव कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ कहते हैं इसको। प्रिंट हेड पूरा मूव कर रहा होता है। इसके बैक साइड पे कार्ट्रिजेज होती हैं डिफरेंट कलर्स की। ये इन कार्ट्रिज लिखा हुआ है, एक ब्लैक होती है, बाकी 3 रेड ग्रीन ब्लू, या एक तो ब्लू येलो मेजेंटा एंड ब्लैक, और यहाँ फिर रेड ग्रीन ब्लू इस तरह की कार्ट्रिज दी होती हैं।
और कह रहा है कि सम सिस्टम यूज 6 कलर, तो ये भी ऑप्शन होता है। और कुछ इंक जेट में बॉटल भी यूज होती है, क्योंकि कार्ट्रिज बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, तो उसके लिए इंक बॉटल को यूज कर लेते हैं। तो ये ऐसा अगर नहीं भी होता तो पाकिस्तान में तो है, बाहर भी होगा कि लोग इंक बॉटल लगवा लेते हैं, क्योंकि कार्ड इंक जेट जो है बहुत एक्सपेंसिव प्रिंटर पड़ता है इन टर्म कलर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसका दिया हुआ है, इसके अंदर स्टेपर मोटर बेल्ट होता है। मूव द प्रिंट हेड असेंबली अक्रॉस द पेज फ्रॉम साइड टू साइड। तो प्रिंट हेड मूव कर रहा होता है बैक एंड फोर्थ मोशन में। पेपर फीड जो है ऑटोमेटिकली फीड द प्रिंटर विद पेजेस एज रिक्वायर्ड। पेपर फीड अपना काम कर रहा होता है, पेपर को आग मूव ऑन कर रहा होता है। इंक ड्रॉपलेट टेक्नोलॉजी, इसमें दो टेक्नोलॉजी यूज होती है, या तो ये थर्मल बबल होगा या पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूज होगी। ठीक है, थर्मल बबल में क्या होता है, टिनी रेजिस्टर क्रिएट हीट causing ink to vaporize and form a bubble that eject into onto the paper. A vacuum draws in fresh ink as the bubble collapse। तो ये इसका इंटरनल फंक्शन दिया हुआ है कि थर्मल बबल कैसे काम करता है। फिर पीजो इलेक्ट्रिक है, क्रिस्टल वाइब्रेट व्हेन चार्ज, फोर्सिंग इंक आउट एंड ड्राइंग इन मोर इंक फॉर फर्दर प्रिंटिंग। तो ये बेसिकली एक समराइज वे में इसका दिया हुआ है कि थर्मल बबल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होता है इंकजेट, या फिर पीजो इलेक्ट्रिक यूज कर रहा होता है। ये कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकते हैं, ठीक है, और वट। जी हुजैफा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको इस स्लाइड में? नहीं सर। ठीक, आज एक आपको क्लियर है? Yes, sir. हुजैफा, आप समराइज कर सकते हैं, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड इंकजेट प्रिंटर के सर बारे में? इंकजेट प्रिंटर के बारे में थोड़ा समराइज करें, क्या समझ में है आपको? इसमें फीचर्स हैं कि कैसे वो प्रिंट होता है, फिर कैसे प्रिंट करता है पेपर पे। हम्म। जैसे इसमें नोजल्स होते हैं इसमें ड्रॉप के, हम्म। और उसमें ब्लू, येलो, मैजेंटा और ब्लैक कलर की वो होती है टोनर। ठीक है। और जिस फॉर्मेट में वो डेटा आता है तो उस फॉर्मेट में ही प्रिंट करता है पेजेस ठीक पे। है। इसमें दो तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, एक है थर्मल बबल और एक है पाइजो इलेक्ट्रिक। ठीक है। थर्मल बबल में हीट क्रिएट होती है, यूज होती है, जिसमें वो इंक मेल्ट होती है, ठीक है। जिससे वो पेपर में छप जाती है। ओके, ये है इंकजेट प्रिंटर ना। जी। अब जिस तरह हमने लेजर प्रिंटर के स्टेप्स पढ़े, इसमें भी ये तकरीबन 9 दिए हुए हैं स्टेप्स। यहाँ पे 11 थे। इस तरह आपको इसके स्टेप्स भी पता होने चाहिए कि पहला स्टेप पे क्या हो रहा है, सेकंड पे क्या हो रहा है, थर्ड पे क्या हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे स्टेज 1 पे दिया हुआ डेटा सेंड टू प्रिंटर ड्राइवर, द डॉक्यूमेंट डेटा सेंड टू द प्रिंटर ड्राइवर, ये पहली स्टेज है। सेकंड स्टेज पे प्रिंटर ड्राइवर फॉर्मेट चेक, द प्रिंटर ड्राइवर इंश्योर द डेटा इज एन फॉर्मेट दैट चूजन प्रिंटर कैन। ये दोनों में सेम है, रेजर में भी यही था और इंकजेट में भी यही है। प्रिंटर अवेलेबिलिटी चेक, द प्रिंटर ड्राइवर चेक इफ द प्रिंटर इज अवेलेबल, नॉट बिजी, पहले से प्रिंट जॉब तो नहीं कर रहा, ऑफलाइन बंद तो नहीं है, और आउट ऑफ इंक तो नहीं है। ठीक है, ये 3 4 इश्यूज को देखता है। अगर ये ओके हैं तो फिर ये नंबर 4 स्टेज पे आ जाएगा, डेटा सेंड टू प्रिंटर बफर। बफर कहते हैं स्मॉल मेमोरी एरिया, जहाँ पे आपके पेजेस स्टोर हो जाते हैं। जैसे जैसे एक पेज निकलता जाएगा वो बफर आपका खाली होता जाएगा। और अगर आपने पीछे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप ज़्यादा पेज भेजते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिले आता है उसको प्रिंट करने में। The data is sent to the printer and stored in a temporary memory known as printer buffer। ये उसमें भी लेजर में भी यही था, बस वहां पे फर्क आएगा जहां पे इसका मैकेनिज्म है। A sheet of paper is fed into the printer and a sensor checks for paper availability। If out or jam, an error message is sent। यानी हो सकता है कि समटाइम प्रिंटर हम प्रिंट को जॉब भेज देते हैं और ट्रे में पेपर नहीं है, तो वो आपको मैसेज देगा कि आउट ऑफ पेपर का मैसेज दे देगा, या पहले से कोई पेज फंसा हुआ है तो उसके बारे में आपको मैसेज दे देगा। फिर प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, द प्रिंट हेड मूव्स अक्रॉस द पेपर स्प्रेइंग इंक इन द करेक्ट अमाउंट टू प्रोड्यूस द फाइनल इमेज और टेक्स्ट। जो भी मैकेनिज्म है, पीजो इलेक्ट्रिक है या थर्मल है, उसके बेस पे ये प्रिंट करना शुरू कर देगा। आफ्टर ईच फुल पास ऑफ द प्रिंट हेड द पेपर इज स्लाइटली एडवांस टू प्रिंट द नेक्स्ट लाइन। ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा होता है। ठीक है, और फिर बफर डेटा चेक, इफ देर इज मोर डेटा इन द बफर, अगर वो कह रहा है चेक सेकंड पेज को चेक करता है कि क्या बफर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है,
तो फिर स्टेज 5, द प्रोसेस फ्रॉम स्टेज 5 रिपीट अंटिल द बफर इज एम्प्टी। तो जब तक बफर एम्प्टी नहीं हो जाती, ये स्टेज 5 से दोबारा प्रिंट करना शुरू कर देता है। इंटरप्ट टू प्रोसेसर, प्रोसेसर की अटेंशन गेट करने के लिए इंटरप्ट मैसेज सेंड किया जाता है। इंटरप्ट जो है ना, प्रोसेसर को जगाने के लिए होता है या उसकी अटेंशन को गेट करने के लिए होता है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है, हार्डवेयर बेस्ड भी होता है। Once the buffer is empty, the printer sends an interrupt to the computer, requesting more data, and the process continue until the entire document is printed. तो ये प्रोसेसर को बोलेगा भी यूजर से कहीं और अगर जॉब और पेजेस हैं तो भेज दे, ठीक है, अदरवाइज हम इस प्रोसेस को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये हुजैफा, आपको समझ में आया ये? चीजें आ गई। हाजिर आप बताएं, कोई इशू यहाँ पे? No, sir. ओके गुड। फजल आप हैं या नहीं? नहीं। अब ये आ गया 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर तो देखा हुआ है ना आप लोगों ने? जी। क्या फंक्शन होता है 3D प्रिंटर का? हाजिर क्या बताएं। 3D ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करता है। 3D यानी अब 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, ऐसे ही? जी। ओके। इसका ये जरा गो थ्रू करें और फिर मुझे बताएं कि इसका फंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उज़ैफा आप भी गो थ्रू कर लें, ये 3D प्रिंटर का पूरा फंक्शन दिया हुआ है, हाउ इट वर्क्स। आपने देखा हुआ 3D प्रिंटर पहले? आपने रियल लाइफ में 3D प्रिंटर देखा हुआ किसी ने? नो सर। ओके, यूट्यूब पे। जी। इस मशीन का नाम सुना है, CNC मशीन? नहीं। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे ये मशीन यूज़ होती है। ये होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, एक ऐसी मशीन जो कंप्यूटर से ऑपरेट हो। एक्चुअली ये 3D प्रिंटर था ये, लेकिन ये लार्ज फॉर्म में था। ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आजकल हम इसको 3D प्रिंटर के नाम से जानते हैं। पहले हम इसको CNC मशीन कहते थे। जी। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का दिया हुआ है, तो CNC मशीन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती थी। इसको जस्ट गो थ्रू करें, देन टेल मी वेयर यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस। सर हम क्या करें, मैं अभी वापस आया हाँ, ये 3D प्रिंटर को गो थ्रू करो जरा। हूँ। ओके। जी उज़ैफा, पढ़ लिया आपने? जी सर। तो बताएं क्या 3D प्रिंटर क्या समझ में है आपको? सर, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये मॉडल, 3D मॉडल होता है ना, प्रोटोटाइप, उसको बनाने के लिए यूज़ होता बना। है। अगर आपने किसी से अप्रूवल लेना है कि मैं इस तरह का आपको प्रोडक्शन करके दूंगा, इस तरह का प्रोडक्ट बना के दूंगा, तो पहले आप प्रोटोटाइप चाहिए, मॉडल चाहिए। तो कस्टमर से जी। अप्रूवल लेने के लिए आप उसको प्रोटोटाइप बना के देंगे कि जिस तरह हम वो जाते हैं ना फ्लैट का, वो पूरा फ्लैट बना होता है प्रोटोटाइप,
तो आपको नज़र आता है कि फ्लैट होगा कैसा होगा। इस तरह का प्रोटोटाइप बना के आप दिखा सकते हैं। हार्दिक आप बताएं, आपको क्या समझ में आया? 3D प्रिंटर मेडिसिन में यूज होता है, हर जगह, प्रोस्थेटिक्स हर वगैरह। जगह, एवरी या फील्ड। मेडिकल वाले सबसे ज़्यादा यूज़ करें, ये कह सकते हैं। हाँ ठीक है। आपको पता है चाइना जो है 3D प्रिंटर से घर बना रहा है, 24 घंटे के अंदर पूरा एक घर बना के देता है वो। सो चाइना सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो वो 3D प्रिंटर बड़े लार्ज होते हैं, वो उसी हिसाब से बने होते हैं ना। जी फजल आप बताएं ज़रा 3D प्रिंटर के बारे में, इसके बाद मैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। जी जी फजल सर। आप बताएं 3D प्रिंटर के बारे में। सर बेसिकली जो है ना, लाइक दो किस्म के 3D प्रिंटर होते हैं हमारे पास। एक तो कटिंग करता है और एक जो है ना एड ऑन करता है। जो कटिंग करता है ना, वो बेसिकली एक बड़े ब्लॉक के साथ शुरू करता है, जिसके अंदर जो है वो लेयर्स को लेयर बाय लेयर शिफ्ट करता रहता है, लाइक काटता रहता है लेयर के ऊपर से ठीक है। प्लास्टिक या जो भी मटेरियल वो यूज करता है। इसके जरिए जो है ना ज्यादा एक्यूरेसी होती है और जो है वो ज्यादा डिफाइंड होता है फिगर जो बनाता है। फिर होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जिसके अंदर वो लेयर बाय लेयर उसे बनाता है। ये जो है ना जरा थोड़ा मुश्किल होता है और इसके अंदर इतनी डिटेल भी नहीं होती, लेकिन ये ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है एज कम्पेयर टू द वो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अभी मैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसकी वीडियो देख लेते हैं। ये देखें, एक तो ये दिया हुआ है, आर्टिफिशियल बोन फ्रेमवर्क मेड यूजिंग एन इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर। ये पूरा देखें, बोन फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। इससे आप ईयर बना सकते हैं, आर्म्स बना सकते हैं, लेग्स बना सकते हैं, पिस्टल बना सकते हैं, शूज बना सकते हैं, और वो क्या होती है टाफियाँ शाफियाँ वो बना सकते हैं। हर तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपका किस में ज़्यादा एक्सपर्टीज है। तो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये एक 3D प्रिंटर दिया हुआ है, ठीक है। इसकी हम देखते हैं वीडियो। ओके, मुझे बताइएगा आवाज़ आ रही है? आवाज़ आई? जी सर। नहीं, वीडियो की आवाज़ आई? नहीं। अच्छा, अब आई आवाज़? जी आ आ रही रही है। है। आ गुड। रही है। Even those cross-functional super teams. What's up, my brothers? Today in this video, I'm gonna show you unboxing and review of a cool 3D printer that is Artillery Sidewinder X1. So without wasting any एक सेकंड। time, let's do this.